हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश का जिसका नाम है क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टूडेंट का। आप ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके लिए सामने में एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा। 6 तारीख लिखा पड़ा हो, 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सोशल साइंस का। तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने में लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसके अंदर आपके एमसी क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और जिनके आने से में आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, आपको मैं लिटरली सच में बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ। हमारी जो वीडियो बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज्यादा लंबी छोटी वीडियो नहीं बनाते, जिससे कि आपको देखने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये आपका जो 7 तारीख एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपका सबसे पहले ही एक ही क्वेश्चन पेपर अभी बना रहा हूँ। इसके आगे और भी लेकर के आऊंगा आपके सामने में। तो अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इस क्लास पे पूरा फोकस बना रखना। हर एक क्वेश्चन जो आपको मैं कराऊंगा उसके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन पे बराबर से फोकस देना। ठीक है, तो लेट्स शुरू करते हैं। क्लास पे आप तो नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। एंड और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। आप लाइक और कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं जो करा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं जो है जो आपका मेन मेन बता देता हूँ, सीधे भी बता देता हूँ। तो आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ उसके आगे ये पहला क्वेश्चन पेपर, इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के सोशल साइंस के मेरे पास टोटल 5 सेट पेपर्स हैं। तो पांचों सेट पेपर्स के टोटल के मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जहां तक हो पाएगा भाई, 5 नहीं 3, कम से कम मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 मैं आपको करा ही दूं। ठीक है, तो मैं जहां तक हो जाएगा, बाकी आप जहां से तक पोर्ट आप जहां से तक मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं 5 मेरे पास है, तो मेरे पास 2024 के भी सारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के सेट पेपर्स हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा, बस जहां से तक कमेंट करना। ठीक है, तो ये आपका सेट पेपर पहला आएगा, ये सेट पेपर 1 आएगा। आपका कोड नंबर क्या आएगा इसका, 4 का क्या आएगा, ये आपका चौथा शॉर्ट पेपर है। ठीक है, सेट पेपर 1 का मतलब ये बोल सकते हो, ये आपका क्या आएगा, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट कोड नंबर चौथा सेट पेपर बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, चौथा सेट पेपर बोल सकते हो। मतलब कि आपके टोटल ये जो बीच वाला नंबर है ना, बीच वाला नंबर बदल जाना। जैसे कि बीच वाले नंबर में आपका क्या रहेगा, 32। ठीक है, 32 1 1, 32 2, 32 3, 32 4। तो मतलब कि ये जो सेट पेपर आपको मैं कह रहा हूँ चौथा सेट पेपर है। क्वेश्चन पेपर संख्या क्या है, मेरा 4 है ये। ठीक है, जो आपको मैं करा रहा हूँ, इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको करा दूंगा। क्लास 10 सोशल साइंस का 3 घंटे का समय दिया जाता है और 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपको सबको पता ही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और बाकी जो सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको एग्जाम के अंदर में, तो इसको प्लीज 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 जरूर पढ़ना। इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो करना जरूर, ठीक है, पढ़ना जरूर। और बस शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में देखो, मैं ये जो क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिखा दूंगा। ठीक है, तो जहां हमारी वीडियो को देख करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन का तो मैं आपको आंसर दूंगा, बट जो आपका बच जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बस इतना ही बात है। चलो करते हैं। पहला हमारा, सिल्क मार्ग को पूर्व आधुनिक व्यापक का एक अच्छा जीवांत उदाहरण क्यों माना जाता है। जो हमारा सिल्क मार्ग है ना, सिल्क मार्ग को पूर्व आधुनिक व्यापार का, ठीक है, पूर्व में पुराने समय का, पूर्व और आधुनिक क्या लिखा है, पूर्व और आधुनिक मतलब पहले, पहले और अभी भी आधुनिक, मतलब कि पहले समय का भी, अभी अभी के समय का भी व्यापार का एक अच्छा जीवांत उदाहरण क्यों माना जाता है। हम ठीक है, जीवांत उदाहरण मतलब कि जैसे कि जैसे कि गतिविधि का चलना, गतिविधि का चलना ही जीवांत कहलाता है। जीवन मतलब कि जैसे कि देखो, पेड़ पौधा क्या है, पेड़ हैगा, पेड़ क्या है, जीवित है। कैसे जीवित है, क्योंकि उसके अंदर में क्या चलता है, उसके अंदर में ऑक्सीजन का, जो कि वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, खाना पीना, अपना खाना पीना बनाता है, ऑक्सीजन को लेता आएगा, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता आएगा, तो इससे माना जाता है जीवांत है। उसी प्रकार से जो हमारा सिल्क मार्ग है, हम सिल्क मार्ग पे भी व्यापार का आना जाना होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या है, जीवांत है, जीवा मतलब जीवित है ये चीज, ये मार्ग क्या है, जीवित है। ठीक है, तो ये चीज है, तो हम इसको क्यों कहा, क्यों माना जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ये है डी, इसका राइट आंसर है, व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान के कारण। यहाँ पे जो व्यापार का आदान प्रदान, दुनिया देखो, दुनिया के देशों में तो क्या होता है, ये जो अलग अलग देशों का क्या करता है, दो या दो से अधिक देशों का, अलग अलग देशों को आपस में जोड़ता है, वहां पे व्यापार होता है, प्लस में संस्कृति का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम उसको जीवांत उदाहरण माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट होगा हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपसे शुरू क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, मेरे पास आंसर की भी है, हर क्वेश्चन का आंसर की भी है। तो क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो, आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। ठीक है, मेरे पास पांचों को पांचों सेट पेपर, पांचों को पांचों सेट पेपर्स का आपको मैं दे दूंगा। चलो करते हैं, तो ये करते हैं। और ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया? प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया हमारे को? अपने हितों को, मतलब कि अपने 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 फायदे के लिए, सीधी सी बात है, अपने फायदे के लिए प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया? निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये अब बताओ, उसमें भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिपादित प्रतिबंधित करके ये एक था, और क्षेत्रीय भाषा के अखबारों को वित्तीय सहायता देकर नहीं, स्वतंत्र प्रेस के विकास को प्रोत्साहित किया नहीं, पूर्व संस्कृति के प्रकाश के प्रसार के लिए मुद्रण माध्यम का प्रयोग नहीं। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? देखो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया? भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय जो समाचार पत्र थे ना, उसको प्रतिबंधित, भाई भारतीय समाचार पत्रों को बंदी कर दिया, सीधे नहीं चलने देते थे। वो अपने हित के लिए ना भाई, अपने हित के लिए काम करेंगे ना, हमारे लिए तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लेंगे। ऐसे ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, इंग्लिश मीडियम में भी दिखाते चलूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना भाई। चलो नया करते हैं। दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित विकल्पों में से इस चित्र के चित्रकार का नाम हमारे को बताना है। ये चित्र के चित्रकार का नाम क्या आएगा? हमारा अविंदर। ठीक है, अविंदर नाथ टैगोर। आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 1930 में निम्नलिखित में से किसने दलित, या दमित बोल सकते हो या दलित हैगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पेलिंग मुझे मिस्टेक लग रहा है, मे भी हो सकता है। दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, देखो, विनायक की जो संधि था हमारा 1814 1815 के बीच में हुआ था हमारा। ठीक है, और नेपोलियन का युद्ध कब हुआ था आपका? 1803 मान सकते हो, 1803 में शुरू हुआ था आपका। आगे प्रसा, ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट जर्मन सम्राट घोषित कब किया गया? 1871 में। और ट्विटर, ठीक है, विक्टर एमिल्यूअल द्वितीय को, ठीक है, विक्टर एमिल्यूअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कब किया गया? 1861 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे के डेट से याद कर लेना, ये ये इंपोर्टेंट है, इनके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे सामने एक शोधकर्ता एक मुद्रा एक मृदा के प्रकार की परख कर रहा है। ठीक है, मृदा मतलब की मिट्टी के प्रकार की परख कर रहा है, मतलब उसके बारे में जानकारी ले रहा है। ठीक है, जो ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से बनता है, जो ज्वालामुखी चट्टान के, मतलब कि ज्वालामुखी चट्टान होता है उससे बनता है। तो और खनिजों से समृद्ध है। इसमें निम्नलिखित में से वह किस प्रकार की मृदा है? वह आपकी क्या है? काली मृदा है। क्या है? जो हमारा ज्वालामुखी से चट्टान से मिल करके बनते हैं, जो ज्वालामुखी, वह मृदा जो ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय, मतलब कि उसके ज्वालामुखी चट्टान होता है, इसको टूटना। अपक्षय का मतलब क्या था? टूटना, छोटे छोटे टुकड़े में टूटना, उससे बनता है, उसको काली मृदा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन को देख लें। बाकी तो इंग्लिश मीडियम में दिखाने की जरूरत क्या? मुझे क्वेश्चन पेपर ले लेना, मुझसे ऐसे दिखाने में आपको टाइम भी वेस्ट होगा खामो काम का ना। मुझे क्वेश्चन पेपर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन पेपर ले लेना मैं से। ठीक है, बॉक्स में दिए गए जानकारी की सहायता से सफल फसल की पहचान करना है। ठीक है, फसल, यह भारत की एक प्रमुख नगदी फसल है। क्या है? नगदी फसल है। ठीक है, आगे करते हैं। इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक तमिलनाडु में की जाती है। ओके, और इसे इसकी, ठीक है, इसे इसकी विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में किया जाता है। समझ में आ गया आपको? कॉफी, कॉफी। चलो करते हैं। हमारे सामने में कहा स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलो करते हैं। तो स्तंभ ए में हमारे खनिज है और उसकी विशेषता है। ठीक है, तांबा का प्रयोग बताओ, तांबा का किस लिए यूज किया जाता है बताओ? तांबा का जो हमारा है बिजली के केबल और बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड का बताओ, बॉक्साइड का। मैग्नीज का जो आएगा, मैग्नीज का आपका स्टील हो गया, पेंट के निर्माण में किया जाता है। अभ्रक का जो आपका होगा विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में किया जाता है। और आपका इसे बॉक्साइड का आपका एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। बॉक्साइड का आपका एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। तो पहले का क्या है? तीसरा आंसर है। पहले का आपका तीसरा आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सर है अभिकथन। हमारा अभिकथन कार्य तो सबको पता है क्या करना, तो क्या नहीं करता, इजी है, कई साल से हम करते हुए आ रहे हैं। चलो करते हैं। अभिकथन हमारा है कि बेल्जियम में फ्रेंची, ठीक है, फ्रेंच भाषी समुदाय, ठीक है, समुदाय तुलनात्मक रूप से डच भाषी समुदाय से ज्यादा समृद्ध थे। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब की जो फ्रेंच भाषी जो समुदाय थे आपके, क्या थे? शक्तिशाली थे। और डच भाषी जो डच भाषा वाले जो लोग थे, वह क्या थे? कम समृद्ध, मतलब कम शक्तिशाली थे। ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल राइट है, ये सही है। कारण देखते हैं, डच भाषी समुदायों को
को बहुत ही बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला। तो इसलिए भाई कारण भी इसका ये सही है, कारण भी देता है, क्योंकि क्यों वह पीछे हुए थे, डचवासी जो लोग थे, वह समुदाय थे, क्यों पीछे थे, इस कारण से पीछे थे। तो विकथन जो कारण हमारा विकथन का दोनों सही है, और कारण जो हमारा विकथन का सही वाक्य भी करता है। ए इसका राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन कहता है भारतीय संघीय संरचना पूरे देश में संतुलित शासन को कैसे बढ़ावा देती है। देखो हमारा भारतीय संघीय संरचना, भारतीय संघीय, संघीय मतलब समझते हो, भारतीय संघीय, भारतीय क्या आएगा, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था वाले देश का मतलब कि यहाँ पर जो शक्तियों को बंटवारा, दो सरकारों की शक्तियों को बंटवारा मेन जो आएगा दो सरकारों के बीच में किया गया है। तो एक तो केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। शक्तियों को बंटवारा दो जगह, मतलब कि जिस भी देश के अंदर में शक्तियों को बंटवारा आपका दो हिस्सों में किया जाता है, एक केंद्र और राज्य, तो उसको हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो भारतीय संघीय संरचना पूरे देश में संतुलित शासन को कैसे बढ़ावा देता है, बढ़ावा दे, संतुलित शासन मतलब कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों के बीच में संतुलन, केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों के बीच में क्या संतुलन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की साझेदारी सुनिश्चित करके। शक्तियों की साझेदारी, साझेदारी मतलब बराबर, शक्तियों के बीच, केंद्र के बीच शक्तियों की साझेदारी दोनों तरफ बराबर बराबर बांट करके क्या करता है, हमारा संतुलित शासन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट तो हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। सत्ता के क्षैतिज वितरण, मैंने क्षेत्रीय वितरण का मतलब है कि ये जैसे कि अपना क्षैतिज वितरण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे होता है सीधी रेखा, और क्षैतिज मतलब नीचे वाले, मतलब समझो जैसे कि विधायी का कार्यपालिका बीच के शक्तियों का बीच शक्ति वितरण। देखो क्षैतिज का मतलब है कि जैसे कि देखो क्षैतिज का मतलब यहाँ पर उदाहरण मतलब ये है कि लोकतंत्र में जिसके पास किसके पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति है, किसके पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति है, हमारे को इस आधार पर क्षैतिज वितरण का मतलब है कि किसके पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति है। तो इसका हमारा उदाहरण कौन सा, हमारा विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति वितरण। ठीक है, किसके पास सबसे ज्यादा हमारी शक्ति आएगा, विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। सबसे ज्यादा तो मेरे हिसाब से तो विधायिका, सबसे पहले न्यायपालिका होगा ना, न्यायपालिका सबसे ऊपर में न्यायपालिका होगा, और विधायक कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करता है, तो और सब पे नियंत्रण, दोनों पे नियंत्रण कौन करता है, न्यायपालिका करता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति हमारे इसके पास है, न्यायपालिका के पास है। फिर बोलेगा तो दूसरे नंबर पे आएगा, कार्यपालिका पहले नंबर पे आएगा ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़े, ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये वाला क्वेश्चन मत करना, बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, सही सुमेलित बताना है हमारे को। तो इसका बीजू जनता दल उड़ीसा के अंदर भी ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी इस तरह से क्वेश्चन में भी मैं पिछले साल आए थे, इस साल में भी आ जाए ना आए, ठीक है, ये भी है। बट क्योंकि चुनाव होता है अभी अपने बिहार के अंदर में, तो अभी चेंज हुआ होगा, ये चीज है। ठीक है, ये चीज तो भारतीय चुनाव के अंदर कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, नीतीश कुमार जी ये भी जीते हैं। आगे करते हैं। 12th हमारा क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार नागरिकों और विशेषज्ञों की सहायता से पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को अपनाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में सरकार जो है नागरिकों और विशेषज्ञों की सहायता से पर्यावरण के अनुकूल अपनी नीतियां, मतलब कि जो भी उनको आगे करना आएगा फ्यूचर के अंदर में, अपनी नीतियां बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और मिल्क में से कौन सा इस प्रक्रिया का प्रमुख सकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक परिणाम। इस प्रक्रिया जो मतलब कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर में हमारा नागरिक हो गया, विशेषज्ञ हो गया, की सहायता से भाई पर्यावरण के अनुकूल योजनाएं बनाई जाती है, तो उसका सकारात्मक अपना परिणाम क्या है हमारा। तो इसकी सकारात्मक जो परिणाम हमारा आएगा, 20 का राइट आंसर है नागरिक। ठीक है, नागरिक नीतियों के निर्धारण में स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं। क्या है ना, नीतियों के निर्माण के अंदर में नागरिक क्या करने रहता है, अपने आप को मजबूत, अपने ऊपर विश्वास, मतलब मजबूती से सशक्त मजबूत महसूस करने लगते हैं, ये चीज। नेक्स्ट हमारा 30 रहेगा, निम्न में भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली में महिलाओं के 33% के प्रतिनिधित्व का संविधान संशोधन, मतलब कि वहां पर महिलाओं के स्थानीय स्वशासन के अंदर में क्या होगा, हमारा महिलाओं कितने शामिल होंगे, महिलाओं की संख्या कितना 33% हमारा शामिल होंगी उसके अंदर में। ठीक है, वह लोग भी काम, महिला भी काम करेंगे। तो संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था, ये वाला संविधान संशोधन 1992 के अंदर में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा, दिए गए तालिका के ध्यानपूर्वक पर अध्ययन कीजिए, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमारे को देना है। कुछ देशों के आंकड़े हैं, कुछ देशों के आंकड़े हैं। देखो सकल राष्ट्रीय, हमारे सकल राष्ट्रीय आय है। ठीक है, 2017 के अंदर में सबसे ज्यादा एक का है, फिर इसके बाद में ये सबका है। फिर जन्म के समय संभावित आयु यहाँ पे 76 वर्ष तक रुका जाए, 76 वर्ष तक लोग अधिक से अधिक जन्म लेते हैं। और लोगों की विद्यालय, मतलब कि वहां पर लोग कितने, मतलब कि कितने 25 वर्ष तक, जो 25 वर्ष तक वहां पर पढ़ाई करते हैं, या उससे अधिक तक 25 उससे अधिक वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, तो 10% तक है। और विश्व व्यापार, ठीक है, विश्व में मानव विकास सूचकांक के अंदर में वह 33 नंबर पे है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं
ठीक है। तो ये सब निम्नलिखित में से किसी देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु और मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च क्रम है। सबसे क्या है? उच्च क्रम है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मानव विकास सूचकांक जो कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है आपका मानव विकास, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। देखो तो जिसका भी संख्या, जो भी संख्या हमारा सबसे क्या आया, सबसे टॉप पे आए, जो भी संख्या हमारा सबसे टॉप पे आए वो ही हमारा आंसर है। देखो सबसे टॉप पे क्या हमारा 73 है। क्या है हमारा? 73 है। देखो 73 से आगे जितने भी बढ़ेंगे ना, वो मानव विकास के अंदर में सबके सब नीचे नीचे में आएंगे। ठीक है। अब 73 से जितना ऊपर की ओर, एक की ओर में जाते चलोगे, जैसे कि अपना अपना हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब जो आपके ना टॉप पे आते हैं, टॉप पे आते हैं, जब मानव विकास सूचकांक के अंदर में टॉप पे आते हैं। ठीक है। तो हमारा ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस आधार पर तैयार की जाती है? विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट किस आधार पर की जाती है? प्रति व्यक्ति आय पे की जाती है। बताइए किसी देश का क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वहां पर देखा जाता है कि भाई किस देश के अंदर में मतलब विश्व बैंक अपना तैयार करता है कि वह विकास कैसा है कैसा नहीं है, किसी भी देश का ऐसे बताता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय। 6 हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का हमारे को चयन करना। ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, आपको अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र का है। अभी हमने जो मेन जो पढ़ रखे हैं, अभी 10वीं तक आप 3 पढ़ते हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें देखो आप कौन सा हमारा क्या विषम है, कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा क्या है? डी है। देखो जैसे कि मैं आपको समझा दूं, देखो पायलट है, ड्राइवर है, माली है। पायलट है, ड्राइवर है, मतलब पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया, किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंदर में आएगा। तृतीय के अंदर में आएगा। माली किसमें आएगा? प्रथम में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो मछुआरा, शिक्षक, वकील। मछुआरा प्रथम में आएगा, शिक्षक किसमें आएगा? तृतीय के अंदर में आएगा, वकील किसमें आएगा? तृतीय के अंदर में। सेवा दे रहे हैं दोनों। ठीक है। आगे देखो इंजीनियर, प्रोफेसर और किसान। किसान प्रथम में आएगा, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये दोनों इंजीनियर हो गया और प्रोफेसर आपके किसी में आएंगे? आपके तृतीय के में आएंगे। बाकी से डॉक्टर, शिक्षक, वकील। डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गया, तीनों को तीनों क्या है? तृतीय के अंदर में। तीनों को तीनों क्या? तृतीय के अंदर में, इसलिए हमारे क्या है? ये अलग है। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। निक स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। प्राथमिक क्षेत्रक है और प्रमुख, ठीक है, प्रयुक्त मानदंड है। मतलब कि इसको तीनों के बीच में मानदंड के बाद तीनों के बीच में अंतर कैसे किया जाता है? जैसे कि संगठित असंगठित क्षेत्र के अंदर में रोजगार गतिविधि की प्रकृति, रोजगार तुम्हारा कैसा है, मतलब तुम सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, ठीक है, उसके आधार पे दोनों के बीच में अंतर किया जाता है। उसी प्रकार से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बीच में किस आधार पे अंतर किया जाता है, मैं हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सामाजिक गतिविधि। सामाजिक गतिविधि की प्रकृति, सामाजिक गतिविधि, सॉरी सामाजिक नहीं है, उत्पादन गतिविधि की प्रकृति। उत्पादन गतिविधि मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किसी से उत्पादित होता है, किसी व्यवस्था से, और द्वितीय के अंदर में क्या होता है हमारा? किसी से लेकर के, कच्चा माल को लेकर के नए वस्तु में उत्पादन किया जाता है। और चौथे और तीसरे वाले में हमारे क्या होता है? हमारा सेवा क्षेत्र होता है। तो इसमें जो उत्पादन की गतिविधि है, उत्पादन की जो गतिविधि है उसके आधार पर तीनों में अंतर होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे साथ त्रिन के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। त्रिन के औपचारिक स्रोतों से संबंधित सही विकल्प का चयन करा। त्रिन के औपचारिक स्रोत, औपचारिक मतलब कि जैसे कि हमारे पास दो हम पत्र लिखते हैं, हम क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो एक तो हमारा फॉर्मल पत्र होता है, फॉर्मल, और एक इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसमें लिखते हैं हम? जैसे कि अपने विद्यालयाचार्य, ठीक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल सर को, ठीक है, और हमारा पास अपना लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखते हैं। ये औपचारिक पत्र में आ जाता है। अनौपचारिक कौन कौन से हमारे? जैसे कि हमारे सारे रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, सब तो अनौपचारिक हो गया। तो वही हमारा औपचारिक। तरीके औपचारिक मतलब कि सरकारी संस्था, सरकारी संस्था समझ सकते हो आप। जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, ये आपके अनौपचारिक है। बाकी व्यवसायिक हो गया, बैंक हो गया और सरकार हो गया, ये हमारे क्या है? औपचारिक वाले में आएंगे। तो एक पहला और तीसरा, ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास, ठीक है, विकास ने वैश्वीकरण को बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण, वैश्वीकरण ग्लोबलाइज मतलब कि सभी के सभी देशों को आपस में जोड़ना, 2 से अधिक देशों के आपस में जोड़ने को वो बहुत प्रभावित किया। मतलब कि वैश्वीकरण को सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए भाई बहुत ज्यादा अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक देशों को जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से इसका कौन सा मुख्य लाभ है? इसका क्या लाभ है? संचार लागत में वृद्धि? नहीं। सूचना? नहीं। लेन देन? नहीं। बढ़ती हुई संयोजकता, बढ़ती हुई संयोजकता इसका लाभ है। संयोजकता मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक देशों का आपस में जुड़ना, अधिक से अधिक देशों का आपस में जुड़ना, ये इसका डिजिटल प्रौद्योगिकी का हमारा लाभ है। नेक्स्ट हमारा है 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित, ठीक है, विकास के निम्नलिखित लक्ष्यों को पढ़िए और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र के लक्ष्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है।
देखो विकास के निम्नलिखित लक्ष्यों को पढ़िए, ये विकास के निम्नलिखित लक्ष्य है। तो विश्व पर ठीक है, विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र के लक्ष्य, जो छात्र के जो लक्ष्य होंगे हमारे को करना है। देखो अनुसंधान के अच्छे अवसर, भाई इसका लक्ष्य है, ठीक है, इसका गोल उसने सोचा होगा भाई अनुसंधान के रिसर्च के लिए उसको अच्छे अवसर मिले, तो इसका लक्ष्य होगा, एक तो ये लक्ष्य है। देखो विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर, तो ये भी क्या है इसका भाई, इसको लक्ष्य में उसको क्या मिला है, विश्वविद्यालय में क्या आएगा भाई, इसके लक्ष्य हो सकता है, इसका ये भी लक्ष्य हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर, भाई इसको स्वतंत्रता प्राप्ति है ही है, तो ये इसका तो लक्ष्य होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, फ्रीडम है सब जगह पे, ठीक है। अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छे रोजगार को मिले भाई, इसका भी हमारा पढ़े लिख रहा हूँ तो भाई मुझे कहीं ना कहीं पे मुझे रोजगार मिले, तो इसका ये भी लक्ष्य होगा ही होगा। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा सी इसका राइट आंसर है। यहाँ तो समझ में आ गया, एमसी क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। और कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है सेक्शन खंड खा आएगा। खंड खा में वहां पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, यूरोपीय हस्तक्षेप से पहले भारतीय उपमहाद्वीप व्यापारिक नेटवर्क के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। यूरोपीय हस्तक्षेप से पहले, ठीक है, यूरोपीय हस्तक्षेप मतलब कि यूरोप ने अपना बाद में क्या करा, उसने यूरोप ने ज्यादा से ज्यादा जो धंधे बाकी देशों में फैला दिए, वह करने लग गया। बाकी पहले, ठीक है, भारत से पहले यूरोप जब तक वह रेडी नहीं हुआ अपना व्यापार करने के लिए अन्य देशों से, ठीक है, मतलब सीधे सीधे कॉम्पिटिटर, जब तक ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं था यूरोपीय हस्तक्षेप, मतलब यूरोप देश जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं थे तब पहले, ठीक है, से पहले भारतीय उपमहाद्वीप व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप जो था हमारा बहुत ज्यादा वहां पे क्या था, संसाधन ही संसाधन थे, और उसी रिलेटेड में बहुत सारे व्यापार भी किए जाते थे। तो हम क्या लिखेंगे वह देखो, हम इसमें लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे पहला आएगा भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व को पश्चिम से, ठीक है, पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला रेशम मार्ग, जैसे कि जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित था, ठीक है। तो हमारा क्या पहले तो उपमहाद्वीप क्या था, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप हमारा पूर्व को पश्चिम देशों जोड़ने वाला रेशम मार्ग जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। पहला ये होगा मार्ग पर स्थित था, इसलिए भाई एक महत्वपूर्ण, ठीक है, व्यापारिक नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यह व्यापक नेटवर्क का केंद्र है, व्यापक नेटवर्क मतलब कि हर एक इलाकों को जोड़ता है। तीसरा हमारा आएगा यह व्यापारिक मार्गों को भूमि और जल से जोड़ता है, व्यापारिक मार्गों को भूमि और जल से मतलब कि अलग अलग स्थानों से जोड़ता है। चौथा हमारा ठीक है, चीनी पोटरी और भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े व मसाले इन मार्गों के माध्यम से पहुंचे जाते हैं, ठीक है। आगे आएगा देखो, इनसे वस्तुओं और लोगों और ज्ञान रीति रिवाजों आदि के आदान प्रदान में मदद करता है। इस प्रकार भारत इन महाद्वीपों के बीच परस्पर नेटवर्क के केंद्र में था, और इस व्यापार में भारत, ठीक है, इस व्यापार में भारत व्यापार में भाग लेता था, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ जो जो पॉइंट आपको लिखना है, पहला ये पॉइंट लिखना, कम से कम 3 पॉइंट लिखना, कम से कम 3 पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिख देना, ठीक है, एक ही पॉइंट ये लिख देना, एक ही पॉइंट लिखता है, ये तो ये पॉइंट लिख देना, कोई भी ठीक। तो देखिए ऐसे कई सारी गतिविधि है जिसके कारण हमारे ये महत्वपूर्ण था, ये लिख देना, ठीक है। बाकी छोटे छोटे लिख सकते हो, वैसे तीसरा भी लिख सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट लिखना, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट लिखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा हमारा है, सेकंड हमारा है, वैसे तो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिखा होता है, बाकी ये छोटे छोटे पॉइंट से 3 लिखना, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व और भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोई 2 तरीके सुझाइए, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के 2 तरीके, मतलब कि महिलाओं का जो नेतृत्व है ना, हमारी जो प्रतिनिधित्व, ठीक है, महिलाओं की भूमिका भाई प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, तो प्रतिनिधि मतलब कि हमारे जो महिलाएं हैं वह हमारे शासन के अंदर में, शासन के अंदर में, सत्ता के अंदर में वह भी भागीदारी अपना योगदान दे, तो उसके हमारे को बढ़ाने के महिलाओं का योगदान को बढ़ाने के तरीके क्या क्या है वह हमारे को लिखने हैं। तो हम इसमें से हम कितना लिखेंगे, टोटल हम 3 पॉइंट लिखेंगे कोई भी, ठीक है। तो पहला हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विधि, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। मेंटरशिप कार्यक्रमों में विधि, मेंटरशिप, ठीक है, मेंटर यही सेम ही तो होगा लगभग, मेंटरशिप तो ये अब शिक्षा ही होता है। ये उनको उनको मतलब कि जो भी गतिविधि है, जैसे कि उनका नेतृत्व प्रतिनिधित्व बढ़े तो उससे उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होगा, तो नॉलेज देना। एंड अगला कहता है महिलाओं के लिए करियर और शैक्षिक अवसरों में सुधार करना, महिलाओं में विभिन्न कौशल विकसित करना, ठीक है, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारा 2023 जैसे कानूनों का सशक्त से अनुपालन करना, ठीक है, अनुपालन करना। तो कोई भी 3 पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बस। तो आज की इस क्लास में मैं यहीं तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को बहुत बढ़िया तरीके समझ में आया होगा, और कोई भी
कोई भी डाउट और कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। और आपको मैं बता दूं, आपको मैप के लिए आपको क्या करना है, मैप के लिए टेंशन लेने जो होते हैं, मैप का 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 5 में से 5 बार आपको मैं पक्के करा दूंगा। ठीक है, मैंने मैप के लिए छोटा सा वीडियो बनाया, 10 से 15 मिनट का वीडियो, लंबा छोटा वीडियो नहीं है मेरा। ठीक है, वीडियो लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, 5 में से 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, तो फटाफट से देख लेना। तो आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।